कंफर्टेबल नहीं होते, दैट्स अप टू यू, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे। कुछ बच्चे होते हैं जो रात को सोना पसंद करते हैं, दिन में जागना पसंद करते हैं, दैट अप टू यू। ये तो हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी हम ऐसे करते आ रहे हैं, अगर आपको ऐसे करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट अलग रूम में रहते हैं तो उनकी मर्जी होती है, वो जब सोते हैं वो जब जागते हैं, वो आप तब भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा अपने क्वालिटी आवर्स कितने दे रहे हैं। आपको क्वालिटी आवर दिन के 8 से 12 घंटे, एटलीस्ट 10 घंटे एवरेज लगा के चले, क्वालिटी आवर आपको देने पड़ेंगे। क्वालिटी आवर जब तक आप नहीं दे पाएंगे, मान लीजिए आज आपने 3 घंटे 4 घंटे रेगुलर पढ़ाई कर ली, अगले घंटे आपका पढ़ाई, अगले दिन आपका पढ़ाई करने का मन नहीं हो गई, या अगर आप पढ़ाई भी करेंगे तो आपके दिमाग में बात नहीं जाएगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो 25 मिनट आप पढ़े और 5 मिनट का ब्रेक लें। 25 मिनट पढ़े 5 मिनट का ब्रेक ले, या फिर 50 मिनट पढ़े 5 मिनट का ब्रेक ले, 10 मिनट का ब्रेक ले। कंटिन्यू अगर आप पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो आपको डाइवर्ट कर देगी, आप फिर अपना जो है जो भी आपको मोटिव है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। सो एज पर माय एक्सपीरियंस और मैंने अपने जो सीनियर से सीखा, सो आई एम टेलिंग यू, तो 25:5 का एक रेशियो होता है, उस हिसाब से अगर पढ़ाई करेंगे तो इट विल हेल्प यू। और अपनी डेडलाइन को स्ट्रिक्ट करें। डेडलाइन दो तरीके की होती है, एक पर डे बेसिस डेडलाइन होती है और आपकी एक टोटल डेडलाइन होती है। पर डे बेसिस डेडलाइन ये होती है कि आप मुझे आज के दिन में मेरे को अखबार में से या फिर मुझे इस क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, और एक लंबी डेडलाइन ये होती है कि मुझे 3 महीने के अंदर में अपना सिलेबस कवर करना है ऑप्शन का, या सिलेबस खत्म करना है मेरे को हिस्ट्री का और इंडियन पॉलिटी का। तो अपनी खुद की डेडलाइंस के ऊपर में आप स्ट्रिक्ट रहें। स्ट्रिक्ट रहने का मतलब है डेडलाइन से आप हर बार 5 दिन एक्स्ट्रा लेके ही चलें। ग्रेस पीरियड 5 डेज का एक्स्ट्रा लेके चलें। अगर वो 5 डेज का ग्रेस पीरियड एक्स्ट्रा लेके नहीं चलेंगे अगर वो 5 डेज का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड लेके नहीं चलेंगे तो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा टाइम तो निकल गया, डेडलाइन आ गई है, 2 दिन बचे हैं, मेरा सिलेबस अभी बचा हुआ है, तो मैं अब क्या करूं। आप उस नेगेटिविटी में, वो जो 2 दिन होंगे सिलेबस कवर करने में, उस नेगेटिविटी में ना उसको कवर कर पाएंगे। आपकी डेडलाइन आ जाएगी, जब डेडलाइन आ जाएगी तो आपका ऐसा फील होगा कि अब ये टाइम आ चुका है कि मैं कोई नया सिलेबस उठाऊं। और आप जब कोई नया सिलेबस उठाने की तरफ अप्रोच करेंगे तो आपको फिर ये चीज एम्फसाइज करेगी कि अब मैं अगर नया सिलेबस उठा रहा हूं तो मेरा पिछले वाला सिलेबस छूट गया। सो इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इंपैक्ट इन योर माइंड। Shall I proceed? Okay, move to the next slide. तो ये तो रहा किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या आपके इसमें एडवांस थॉट होने चाहिए, किस तरीके से आपको सभी काम करना चाहिए। बट देयर आर सम काइंड ऑफ मिथ रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। कुछ मिथ्स है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में, आप लोगों के भी माइंड में होंगी, मेरे माइंड में भी थी व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी। ठीक है, सो जो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन को लेके मिथ है, सबसे बड़ी मिथ है इट्स मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स। इससे बड़ा तो कोई एग्जाम ही नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड, नासा भी है इस धरती के ऊपर में, इसरो भी इसी धरती के ऊपर में है, डीआरडीओ भी इस धरती के ऊपर में, जहाँ पे बहुत ज्यादा परमानेंट ऑफिसर भी अपना काम करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट से अलग अप्रोच लेके अपना काम करते हैं। सो इट्स नॉट द मदर ऑफ ऑल एग्जाम। इन केस अगर आप ये एग्जाम नहीं क्वालिफाई करते, इट्स नथिंग दैट यू आर नोवेयर इन दिस वर्ल्ड। बट अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाते, इट्स गुड दैट यू हैव अचीव्ड योर ड्रीम। बट कई सारे एग्जाम, जैसे मैं बस एग्जांपल लेके चलूं एसएससी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात लेके चलूं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो भी ऑफिसर हायर होते हैं इंस्पेक्टर लेवल के ऊपर में, या फिर आरबीआई की मैं बात करके चलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करके चलो, उसमें अगर जितने भी मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर में या रीड इंस्पेक्टर वगैरह उसमें जो हायर होते हैं, वो सिविल सर्वेंट से कहीं ना कहीं लोअर पोस्ट के ऊपर होते हैं। लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न होता है दैट इज इंटायरली डिफरेंट। उनको अपने मैथ्स के ऊपर में ज्यादा काम करना पड़ता है और इंग्लिश के ऊपर में ज्यादा काम करना पड़ता है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट सिविल सर्विसेज, जब सिविल सर्विसेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनको टोटली काम करना पड़ता है अपने जनरल स्टडीज के ऊपर में और अपने ऑप्शन के ऊपर में। तो ये एग्जाम का पैटर्न ही डिफरेंट है। So you can't say civil service is mother of all exam. It's a different exam and those are the different exam. Okay? तो पहला ये मिथ अपने दिमाग से आप निकाल दीजिएगा। कई सारे लोगों को लगता है जो एस्पिरेंट है वो दिन में 24 घंटे, 48 घंटे, 50 घंटे, पता नहीं कितने घंटे पढ़ते होंगे। ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बता दिया, दिन में आपको 10 से 12 घंटे ज्यादा पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप जोर लगा के देख लो, आपने आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, तीसरे दिन आप नहीं पढ़ पाओगे। चौथे पांचवें ऐसा भी होता है, किसी घर में शादी है, फंक्शन है, किसी की तबीयत भी खराब हो गई, देयर आर द नंबर ऑफ लैक्यूनास, कई सारी चीजें पढ़ने की हो जाती है, तो आप पूरे दिन नहीं पढ़ पाओगे। और अगर आप किसी दिन अच्छे से किसी दिन नहीं पढ़ते हो तो इसमें अपने आप को डिमोटिवेट करने की आपको जरूरत भी नहीं है। ओके, तो एस्पिरेंट को पूरे दिन नहीं पढ़ना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है। जो टॉपर्स हैं वही एग्जाम क्रैक करते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम क्रैक कर देते हैं, बट ओनली वन थिंग इज देयर, परसिवनेस, लगातार कंटिन्यूटी। अगर वो कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन करते हैं
अपने कोई एक कैंडिडेट है, उसने एक साल अच्छे बहुत ढंग से पढ़ाई की, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना प्री भी निकाल दिया, मेंस भी निकाल दिया, बट इंटरव्यू में रह गया। इंटरव्यू में रहने के बाद में उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। अब कोई और उसकी जगह पे दूसरा कैंडिडेट है जिसने नॉर्मल अपनी बीए करी है, एसओएल से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने अपनी बीए करी है, ओपन से बीए की है, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। सिर्फ टेस्ट करने के लिए होता क्या सिविल सर्विस एग्जाम, उसके प्री में कुछ भी नंबर नहीं है, उसका टोटल स्कोर 50-60 के आसपास भी नहीं पहुंचा, उसने दोबारा अच्छे से पढ़ाई की, नेक्स्ट अटेम्प्ट पे उसका प्री क्लियर हुआ, उसके बाद में मेंस क्लियर नहीं हुआ, फिर उसने नेक्स्ट टाइम दोबारा प्रिपरेशन की, इस बार उसने बहुत अच्छे प्रिपरेशन की, उसको प्रिपेयर कर 3 से 4 साल हो गए, और उसके बाद उसका प्री भी क्लियर हो गया, मेंस भी क्लियर हो गया। जब वो पर्सनली टेस्ट में बैठेगा तो उसके अंदर उतनी ही ज्यादा शालीनता, उतनी ज्यादा शांत स्वभाव उसका आ जाएगा, बिकॉज वो सारा ही जो है प्रोसीजर देख के और कई बार फेलियर्स को झेल के वहां तक गया। सो आप जब फेलियर्स को झेल के सक्सेस की सीढ़ी पे जाते हैं तो सक्सेस तक आने के लिए भी आपके पास में एक बहुत अच्छी कुटिल शांति रहती है। जब आपके मन में वो शांति रहेगी, वो आपके मन में जब वो भाव रहेगा कि ओके दिस इज माय फाइनल ड्रीम, बट इन ऑर्डर टू अचीव दिस फाइनल आई डोंट नीड टू गेट इनटू द हरी, मुझे भाग के वहां नहीं जाना, मुझे अभी तक आराम से चल रहा हूं, अभी भी आगे आराम से चल रहा है। अगर आप उस तरह की अप्रोच रखेंगे तो आप भी उस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। तो जो टॉपर था उसने फर्स्ट टाइम पे अपना प्री और मेन तो निकाल दिया, लेकिन इंटरव्यू में वो रह गया बिकॉज़ ही इज द टॉपर एंड ही इज हैविंग दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड और ईगो कि मैं तो टॉपर, मैंने आईआईटी आईएम का एग्जाम दिया, तो व्हाट इज दिस काइंड ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, बट वहां पे पीटी में फेल होगा। लेकिन एक एसओएल बीए का स्टूडेंट था जिसकी बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच थी, उसने बड़ा रिजर्व रह के बड़े तरीके से आंसर दिए एंड फाइनली ही हिट द बॉल एंड ही बिकम द आईएएस ऑफिसर। तो सिर्फ टॉपर एग्जाम नहीं क्रैक करते, एग्जाम वो क्रैक करते हैं जो कि रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जिनकी परसिवरेंस है, जो रेगुलर कंटिन्यूटी में रहते हैं, वो एग्जाम क्रिएट करते हैं, ना कि सिर्फ टॉपर इसको क्रैक करते हैं। फर्दर कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है ये हिंदी माध्यम का एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है, हिंदी का नहीं है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ऐसे हमेशा हम लोग हमेशा ही देखते हैं कि टॉप, अगर मैं बात करूं 200 सीट्स की जो कि आईएएस की सीट्स होती है, उसमें एटलीस्ट 80 to 70 जो नंबर ऑफ सीट्स होती है वो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट लेके जाते हैं। पहले ऐसी सोच हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा। आई एम सॉरी। जितने अमाउंट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल है इंग्लिश के आपके पास में, उतने अमाउंट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल है आपकी हिंदी के लिए भी। हिंदी के स्टूडेंट भी इक्वल एफर्ट्स के साथ में सेम तरह का एग्जाम इजीली क्रैक करते हैं जैसे इंग्लिश के स्टूडेंट करते हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि राजस्थान या हरियाणा या बिहार या यूपी से, जो कि हिंदी भाषी, मुख्यतः हिंदी भाषी राज्य हमारे भारत के, वो लोग हिंदी में अपनी पढ़ाई करते हैं, हिंदी में अपना एग्जाम लिखते हैं और हिंदी में ही अपनी सर्विसेज को अचीव करते हैं। तो ये सिर्फ अंग्रेजी माध्यम स्टूडेंट का नहीं है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल है। अगर आप केरला में जाके हिंदी की स्टडी मटेरियल की बात करो, इट इज नॉट अवेलेबल ओवर देयर। लेकिन आप दिल्ली में यहाँ पे आपको मलयाली भी अवेलेबल होगा, हिंदी भी अवेलेबल होगा, इंग्लिश भी अवेलेबल होगा। सो एवरी काइंड ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन दिस काइंड ऑफ प्राइमरी स्टेट्स। तो वहां पे ये पॉसिबल है, अगर आप हिंदी से चुनाव करें तो यू आर एबल टू क्रैक दैट एग्जाम। लोगों को लगता है तो किस्मत की बात है, तुक्का लग गया, तुक्का नहीं लगता इसमें। It's not about the luck only, it's about your efforts also. It's never about the luck, it's all about your efforts also. अगर आप proper efforts दे रहे हैं, because the syllabus of the civil services itself is bigger than the Mount Everest. If I keep on the books of civil services, तो एक बहुत बड़ा कबर्ड उसका बढ़ जाएगा। इतनी सारी उसमें किताबें, इतना सब कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें, लर्निंग है, सब कुछ है। बट ओनली वन थिंग इज देयर, एप्टीट्यूड के आपका पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आपको रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी अगर आप मेंटेन करें तो इट्स नॉट अबाउट द लक, इट्स अबाउट द एफर्ट्स। लक खत्म हो जाएगी, आपके एफर्ट्स वहां पे काम देंगे। एंड फर्दर कई सारे बच्चों को लगता है कि मैं अगर आईएएस बन जाऊंगा या आईपीएस बन जाऊंगा या बन जाऊंगी तो उसके बाद स्ट्रगल करता हूं, ऐसा नहीं होता। इससे पहले जब हमने स्लाइड में बात की थी, हमने ये चीज देखी थी आईएएस के बाद में करने के लिए बहुत कुछ होता है। एक्चुअल में स्ट्रगल तभी स्टार्ट होती है। आपको कोई पार्टी के, आप मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, फिलहाल होम मिनिस्ट्री का एग्जांपल लेके चलता हूं या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री का एग्जांपल लेके चलता हूं। चाइना के इंक्रोचमेंट पैकांग सोलेक के आसपास में काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। अब इसके ऊपर में कुछ इस तरह का एडवाइजरी नोट उसको जारी करना है, जिस एडवाइजरी नोट को जारी करते हुए ना कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, ना कि पॉलिटिकल पार्टी को हर्ट हो, और जो एडिटर लिखना चाह रहा है ना ही उसको इसको छापने में कोई परेशानी हो, इस तरह का कोई नोट लिखना में भी सबसे बड़ी झंझट उस सिविल सर्वेंट को होती है जो उस पोस्ट के ऊपर, वो सेक्रेटरी की पोस्ट में बैठा होता है। सो इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग सिविल सर्वेंट और आपका सारा स्ट्रगल खत्म, उसके बाद एक्चुअली में आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है। आप कहीं पे आईपीएस बने हो, आपको इसी ऐसी किसी जगह पे पोस्ट कर दिया गया जहाँ पे हर एक बच्चे के पास तमंचा है, रिवॉल्वर, पिस्तौल है, एंड यू हैव टू कंट्रोल ऑल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आपको कंट्रोल करना है, और वो भी बिना खून खराबे के, बिना मीडिया के हाइकअप से। सो इट अगेन ग्रेट स्ट्रगल ओवर देयर। तो सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक करना, इट्स नॉट अबाउट वहां पे स्ट्रगल खत्म नहीं होती, स्ट्रगल उसके आगे भी चलती रहती है। लाइफ इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल फर्दर। एंड ऐसा कई सारे लोगों को लगता है अगर एक आदमी आईएएस बन गया है, एसडीएम या डीएम बन गया, तो उसको जिंदगी में कोई भी उसके पद से